नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रामरंग की शुरुआत करते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि जब राज्य की जनता रोजी रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, तब मुख्यमंत्री अपने लिए करीब 100 करोड़ रुपए की शीश महल बनवा रहे हैं। प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि जो सरकार खुद को गरीब, आदिवासी और मूलवासी की सरकार बताती है, वही सरकार मुख्यमंत्री के लिए आलीशान आवास तैयार करवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस आवास में स्विमिंग पूल, जकूजी, महंगे कमरे, करीब 2 करोड़ रुपए का फव्वारा और लगभग 2.5 करोड़ रुपए का गार्डन जैसी सुविधाएं प्रस्तावित है। बीजेपी प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं। जिस तरह दिल्ली में जनता के पैसे से शीश महल बनाने का आरोप लगा था, उसी तरह झारखंड में भी मुख्यमंत्री अपने लिए आलीशान महल बनवा रहे हैं। स्वागत बैठे। हम लोगों ने जो आशंका जाहिर की थी 1 वर्ष पूर्व, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमारा मजाक उड़ाया था, आज वो आशंका बिल्कुल सही साबित हो। देखिए, अभी इस प्रेस वार्ता का मूल सार अगर आप देखेंगे तो यही है, जनता जूझे रोजी रोटी के संघर्ष में, मुख्यमंत्री रहेंगे 100 करोड़ के शीश महल में। मुख्यमंत्री जी के लिए 100 करोड़ का मुख्यमंत्री आवास को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। साहब, मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मूलवासियों के मुख्यमंत्री हैं, खुद को कहते हैं गरीब गुरबों की सरकार है, लेकिन 100 करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाने का बजटरी प्रोविजन किया है। अब बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आप देखें, अगर इसके पूरे बैकग्राउंड को देखेंगे तो जो मुख्यमंत्री आवास था वो एक हेरिटेज बिल्डिंग थी, अभी जिसमें वो वर्तमान नहीं रह रहे। वो बिल्डिंग जिसको मुख्यमंत्री के रूप में ईयर मार्क किया गया है, वो हेरिटेज बिल्डिंग थी, बहुत पहले की, उसका महत्व था। उस बिल्डिंग को उन्होंने डेमोलिश कर दिया बिना जो परमिशन लिए हुए, और उसमें अब 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काम कर रहे हैं। कहते थे अरविंद केजरीवाल भी कि आम लोगों की सरकार है और हम एक मारुति पे चलेंगे, हुआ उलट। वो भी कई 100 करोड़ का शीश महल बना रहे थे और वहीं से उनके पतन की गाथा की शुरुआत हुई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी खुद को गरीबों का मुख्यमंत्री कहते हैं, गरीब गुरबा की सरकार कहते हैं, आदिवासी मूलवासियों की सरकार कहते हैं, लेकिन उसी सरकार में 100 करोड़ के शीश महल के निर्माण के लिए बजट अप्रूव हो गया। और आप देखें, ये हम लोगों ने 1 वर्ष पूर्व 26 फरवरी 2025 को अगर आप देखेंगे तो प्रेस वार्ता करके, और उस प्रेस वार्ता का मैंने यहाँ पे आपको एक दिखाया भी है कि उसका स्क्रीनशॉट जो हमने एक्स पे पोस्ट किया था कि मुख्यमंत्री शीश महल बनाने जा रहे हैं। और उस समय जेएमएम के प्रवक्ताओं ने मजाक उड़ाया था, कहा था साहब ये अकल्पनीय है, भाजपा ही इसी तरह की सोचती है। 26 फरवरी 2025, 1 वर्ष से भी पूर्व, हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने तोड़वा दिया इस बिल्डिंग को, अब शीश महल बनेगा। इन्होंने इनकार किया था। जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं वो आक्रामक हो गए थे कि नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता इस गरीब राज्य में, और आज वही हुआ है। अब आप देखिए, शीश महल जो बन रहा है, इसकी लागत किस तरीके से है। इसकी लागत अगर आप देखें, मुख्य भवन जो है वो, मैं कैबिनेट नोटिंग से इसको जो पास हुआ है वो पढ़कर आपको दिखा रहा हूं। ये कैबिनेट नोटिंग से पास किया गया पेपर है। अब आप इसमें देखेंगे 47 करोड़ 80 लाख का मुख्य भवन जो बनेगा, और जो मिसलेनियस खर्चा है ये लेकर 69 करोड़ जाता है कुल खर्चा। आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला जब नाला फुटबॉल मैदान में श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण भव्य महायज्ञ के लिए भूमि पूजन शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ। कमेटी के तत्वाधान में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कर कमलों से ये पवित्र कार्य विधिवत रूप से किया। मौके पर आयोजक डॉक्टर राधु मंडल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। भक्तिमय वातावरण में मंत्रोच्चार और पूजन अर्चना से पूरा क्षेत्र गूंज
मान हो गया। ज्ञात हो कि उक्त महायज्ञ को लेकर 24 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। इसके अलावा 24 मार्च से 1 अप्रैल तक 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान, भागवत कथा और मेले भी आयोजित किया होगा। महायज्ञ का समापन 1 अप्रैल को वैदिक रीति रिवाज के साथ धूमधाम से होगा। क्षेत्र भर में इस आयोजन को लेकर भक्तों में उत्साह चरम पर है। ग्रामीणों में इसके धार्मिक एकता का प्रतीक बताया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि नाला के फुटबॉल मैदान में आयोजक डॉक्टर राधु मंडल के सानिध्य में कमेटी के द्वारा 9 दिवसीय महायज्ञ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन किया गया है। और उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित हो और भागवत कथा का श्रवण करें और मेले का आनंद उठाएं। उन्होंने बताया है कि उक्त महायज्ञ को लेकर 24 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान को लेकर कमेटी के सदस्यों को धन्यवाद दिया। का देखरेख हमारे राधु डॉक्टर के नेतृत्व में तमाम भागवत प्रेमी नवयुवकों के द्वारा आयोजित किया जाएगा और आने वाला सप्ताह भर यहाँ भगवत मय वातावरण हो जाएगा और लोग अपने आस्था के अनुयायी इस स्थल पर आएंगे, यज्ञ को देखेंगे और यहाँ जो कथावाचक के द्वारा कथा का चर्चा होगा उसका भी लाभ उठाएंगे, उसका भी आनंद। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर प्रत्येक महीने होने वाली कोऑर्डिनेशन बैठक 2 महीने बाद बोकारो सर्किट हाउस में डीसी अजयनाथ झा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बोकारो स्टील के अधिकारी मौजूद रहे। उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और बोकारो स्टील के बीच कुछ मुद्दों को लेकर उत्पन्न हो रहे गतिरोध को 15 दिनों के अंदर दूर किए जाने की बात बोकारो के डीसी अजयनाथ ने कही है और उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच कुछ मामला गतिरोध हो रहा था, जिसे दूर कर लिया गया है। इसका परिणाम जल्द देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बोकारो एयरपोर्ट से सटे इलाके में जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया था, उसकी घेराबंदी भी की गई है, लेकिन घेराबंदी के अंदर जो लोग घुसे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सभी लोग इसे बाहर आ जाए, क्योंकि हवाई अड्डे के किनारे किसी भी तरह की झोपड़ी नुमा घर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि जल्द बोकारो से उड़ान सेवा शुरू होगी। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर के एक कोऑर्डिनेशन बैठक हुई थी। हर महीने लगभग बैठक होती थी, इसलिए 2 महीने के बाद 2 महीने से ये बैठक नहीं हुई थी। ये बैठक हुई है। कोऑर्डिनेशन के कुछ इश्यूज हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और बीएसएल के बीच हैं, कराए जाने हैं, उन सब पर बातचीत हुई है। लगभग अगले 10 से 15 दिनों के अंदर कुछ पॉजिटिव परिणाम होगा कि इन लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है, जो इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। और छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज टाइम बाउंड है, जो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। धुंधीबाग एरिया भी खाली हो चुका है। कुछ लोग जो इंक्रोच कर रहे हैं वहां भी उसकी पूरी फेंसिंग फिर से कराई जा रही है और जो भी लोग भीतर हैं उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। जो उसके भीतर घुस गए हैं वो बिल्कुल बाहर आए, उनके विरुद्ध नहीं तो आपराधिक कार्रवाई। जमशेदपुर में झारखंड आंदोलन से जुड़े सैकड़ों आंदोलनकारियों ने इन दिनों पेंशन नहीं मिलने से परेशान हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। दरअसल जमशेदपुर में करीब 2200 झारखंड आंदोलनकारियों को अब तक न तो आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र मिला है और न ही पेंशन योजना का लाभ मिल पा रहा है। इससे नाराज आंदोलनकारी अंचल कार्यालय के चक्कर काटने के बाद जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। आंदोलनकारियों का कहना है कि जिले में कुल 2800 आंदोलनकारियों का नाम सूची में है, लेकिन अब तक केवल लगभग 400 लोगों को ही आंदोलनकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बाकी करीब 2200 आंदोलनकारी आज भी प्रमाण पत्र और पेंशन की राशि से वंचित है। इस मौके पर आंदोलनकारी विश्वजीत प्रामाणिक ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। झारखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को ही आज अपने हक के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द सभी 2200 आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाए और आंदोलनकारी पेंशन योजना से जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जाए।
झारखंड आंदोलनकारी सब हैं, चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी। आज 2023 से अभी तक जो संपुष्टि सूची आया है लगभग 2200-2500 आदमी का आया है, लेकिन अभी तक चंदा 2-4 आदमी को ही सर्टिफिकेट मिला है, बाकी को अभी तक कुछ नहीं मिला है। और दुख की बात यह है कि टाइम पर हम लोग को पेंशन भी नहीं मिलता है। एरियर का तो बातें छोड़ दीजिए। तो कितने लोग होंगे? 2200 लोग हैं जी। तो पैसा नहीं मिले? नहीं, ये तो अब चिन्हित संपुष्टि हुआ, अभी तो लोगों को सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है। 440 आदमी को यहाँ पेंशन मिलता है ना। इसके अलावा 2200 आदमी जो है अभी ये लोग को सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मिला है। तो अभी क्या मांग हम लोग यही है कि जितना जल्दी हो सके वो हम लोग आदमी को संपुष्टि सूची के आधार पर ब्लॉक वाइज सर्टिफिकेट प्रदान करे अविलंब। टाटा स्टील, यूआईएसएल और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के संयुक्त अभियान के तहत टेल्को की मैनीफिट इलाके में बुलडोजर चला। करीब 50 साल से बने कई दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। दरअसल ये मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित था। हाल ही में न्यायालय ने फैसला टाटा स्टील के पक्ष में सुनाया है, जिसके बाद सभी दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी कर दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली नहीं की। इसके बाद जिला प्रशासन, टाटा स्टील और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटा दिया। अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध भी जताया, प्रशासन से मोहलत देने की मांग की है, लेकिन न्यायालय के आदेश के कारण कार्रवाई नहीं रोकी गई और एक-एक कर सभी दुकानों को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि शहर के सौंदर्यीकरण और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से टाटा स्टील ने न्यायालय में आवेदन दिया था। उसी आवेदन के आलोक में आज मनीफिट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। फास्टफूड का दुकान है, आज से दुकान नहीं है, 25 साल से दुकान है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि नोटिस वोटिस आया हुआ। हम लोग का यहाँ से 2018 से केस चल रहा है। मेरा पिताजी का नाम में केस चला था, तो मेरे पास पिताजी 6 महीने पहले एक्सपायर कर गए। उसके बाद मेरा नाम से चाचा के नाम से केस चल रहा है। और हालांकि हम लोग का डीसी के पास केस है और स्टे ऑर्डर है, और कोई नोटिस है कुछ नहीं आने के बाद भी ये लोग तोड़ा-तोड़ी कर रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को 2 दिन का समय चाहिए। हम लोग खाली इतना बड़ा सब संपत्ति सामान है, कहाँ से क्या करेंगे बताइए। और हम लोग क्या उम्र है कि हम लोग इसको छोड़ के जाए। अभी पापा का हादसा हुआ है। कितना दुकान होगा लगभग? है 10-15 दुकान है। अभी आप लोग आश्वासन कुछ भी नहीं दिया गया? कोई कुछ नहीं, कहीं से कोई कुछ नहीं मिल रहा हम लोग को सपोर्ट। गिरिडीह शहर को हुट्टी बाजार रविदास मोहल्ला में बीती रात डीजे बजाने को लेकर हुई खूनी संघर्ष हो गया है, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिससे नाराज लोगों ने आज सुबह ही हट्टी बाजार में कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू घटनास्थल पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इसके बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और कहा कि घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात एकदम उनको बोल दीजिएगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पुलिसकर्मियों के द्वारा जो नागरिकों के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह की बात हुई है, जो मेरे संज्ञान में आया है। कल अनुमंडल पदाधिकारी को हमने भेजा था जांच के लिए, और निश्चित रूप से हम लोग जांच कराकर जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध। कोडरमा जिला अभद्र नगरी कहा जाता है, लेकिन अभद्र कारोबार और उससे जुड़े मजदूर आज परेशान होकर दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए पलायन करने को विवश है। इस मामले में डिबरा स्क्रैप मजदूर संघ के अध्यक्ष कृष्णा सिंह घटवार ने कहा है कि आज तक अभद्र कारोबार शुरू करवाने के नाम पर नेताओं ने वोट लिया है, पर हुआ कुछ नहीं। ऐसे में अब हम लोग मजदूरों संग मिलकर आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। कोडरमा जिला के औभ्रक नगरी कहा जाता है, लेकिन औभ्रक कारोबार और उससे जुड़े मजदूर आज परेशान होकर दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए पलायन करने को विवश है। इस मामले में डिबरा स्क्रैप मजदूर संघ के अध्यक्ष कृष्णा सिंह घटवार ने कहा कि आज तक औभ्रक
कारोबार शुरू करवाने के नाम पर नेताओं ने वोट लिया है, पर हुआ कुछ नहीं। ऐसे में अब हम लोग मजदूरों संग मिलकर आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। धीरे धीरे यह मायका पर ही कोडरमा डिस्ट्रिक्ट रहा। पहले तो हमारा अनुमंडल रहा और कोडरमा का ये झुमरी तिलैया का नाम रेडियो से लेकर के मायका को लेकर के देश और विदेश में भी नाम रहा और इस पहचान को लुप्त होते जा रहा है। यहाँ के लोगों ने काफी, जब हमने अपने ओर से देखे कि यहाँ के लोग काफी परेशानी झेल रहे हैं और वह जो सो लोग बाहर में जाकर के मजदूरी करने के लिए व्यवस्थित है, तब थोड़ा हम यहाँ आंदोलन करने के प्रयास किए और आंदोलन करने के बाद में हम काफी इस पर सोचे कि हम अंतिम कवाब पर पहुंचे। धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया फुटबॉल ग्राउंड में होली के दौरान दो पक्षों के बीच हुई विवाद में फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें दो युवकों को गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान विष्णु कुमार और पुष्पक कुमार के रूप में हुई है। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सरायढेला स्थित SNMSCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार होली का जश्न मनाने के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और फायरिंग में बदल गई। घायल विष्णु कुमार के फर्द बयान के आधार पर धनसार थाना में FIR दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया फुटबॉल ग्राउंड में होली के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद में फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें दो युवक की गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान विष्णु कुमार और पुष्पक कुमार के रूप में हुई है। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए SNMSCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार होली का जश्न मनाने के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट और फायरिंग में बदल गई। घायल विष्णु कुमार के फर्द बयान के आधार पर धनसार थाना में FIR दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत 4 तारीख को यानी कि होली पर्व के दिन धनसार थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें गोली के कारण क्या तकरीबन 2 लोग जख्मी हुए थे और एक को माथा फटा था। उसी संदर्भ में आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस कांड के संदर्भ में 2 घटनाएं अंकित की गई थी धनसार थाना में, क्रमशः 3326 और 3426, और दोनों पक्ष की तरफ से 2-2 लोगों को उठाकर जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ अन्य व्यक्ति जो कि कांड को अंजाम दिए थे, 1-2 लोग उसमें भागे हुए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ पुलिस की तफ्तीश जारी है और उन लोगों के खिलाफ छापामारी भी जारी है और जैसे ही वो पकड़े जाएंगे तो उन्हें भी ज्ञान तक फॉरवर्ड किया जाएगा। नियोजन की मांग करने के दौरान 3 अप्रैल 2025 को लाठीचार्ज के दौरान मारे गए प्रेम महतो की मां विस्थापितों के साथ बेटे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। प्रेम की मां बोकारो स्टील के एडीएम बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठी हुई हैं। मृतक प्रेम की मां गोमती देवी ने बताया है कि हम बेटे को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन में मेरे बेटे की प्रतिमा लगाने के लिए सेक्टर 4 से नया मोड़ के बीच 20 डेसिमल जमीन देने की बात कही थी। इसके साथ परिजनों को नियोजन और 1500 अपरिटेंस को बहाल करने की भी बात कही थी, लेकिन लगभग 1 वर्ष होने को है, लेकिन इस पर प्रबंधन में किसी भी प्रकार की कोई भी कदम नहीं उठाया है। कहा है कि मैं अपने बेटे को खोया है। आज इस आंदोलन में सभी प्रेम बनाकर और प्रेम की मां बनकर आए हैं। तब हमारी मांगों को मानी नहीं जाती है, तब हम लोग बैठे रहेंगे। सारी बातें हुई, जो 50 लाख का जो कंपनसेशन चार्ज था उसकी बात हुई, वो तो मान के चलिए कि 2 महीना 3 महीना लगा, वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो बातें हुई, उस बात पर एक भी बात पर अमल नहीं हुआ। वो तमाम बातें धरी की धरी रह गई। 3 महीना बीता, हम लोग छटपटाए, इधर उधर गए और कोई ऐसा महीना नहीं है कि उपायुक्त महोदय हो, चाहे आपका SDO महोदया हो,
चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों के यहाँ पर हम लोग जाने का काम किए, लेकिन कोई सुनने का काम नहीं किया कि सेक्टर 11 में चिन्हित किया गया है, वहाँ पार्क निर्माण किया गया है। साफ शब्द में बात हुई थी कि विस्थापित और शहीद परिवार के सहमति से जमीन का चयन होगा। तो जब जगह का चयन सहमति से होगा तो आपने किसको पूछ करके आपने सेक्टर 11 में चिन्हित किया जमीन? 5 अप्रैल को बोला गया था, वो अभी तक नहीं हुआ है। हमको और कुछ, हमको वही बेटा का न्याय चाहिए। मेरा बेटा का न्याय चाहिए। 20 डिसमिल जमीन बोला गया था उसका स्टेचू बनाने के लिए और नौकरी, तो और परिजन कुछ भी नहीं दिया। तो कितना संसद के पास गए, डीसी के पास गए, हर जगह तो 12 महीने से दौड़िए रहे, कितना दौड़े। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए जामताड़ा आरपीएफ की टीम ने 22-306 नंबर की साप्ताहिक बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन के 5 नाबालिग बच्चों को बरामद किया है। बताया गया है कि मधुपुर की आश्रय संस्था को जीआरसी हेल्पलाइन नंबर दिल्ली से इन नाबालिग बच्चों के संदर्भ में सूचना मिली थी। संस्था की दीपा कुमारी ने बताया कि सूचना मिलने के उपरांत हमने मधुपुर आरपीएफ से संपर्क किया। आरपीएफ अधिकारियों ने अपने कंट्रोल रूम से संपर्क कर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया और जीआरसी से मिली सूचना के अनुसार ट्रेन में 25 बच्चों के होने की खबर मिली थी। आरपीएफ की टीम ने जब इस ट्रेन में जांच किया तो उन्हें मात्र 5 बच्चे ही बरामद हुए। बताया जा रहा है कि यह सभी बच्चे गोड्डा जिला के विभिन्न प्रखंडों से हैं और इन्होंने देर रात में जसीडीह से ट्रेन पकड़ी थी। दीपा कुमारी ने बताया कि बेंगलुरु में चलाई नामक कंपनी जो है जिसमें दिहाड़ी मजदूरी के लिए इन नाबालिग बच्चों को ले जाया जा रहा था। जिला बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दी गई। समिति के सदस्यों ने सभी बच्चों को अपने अधिकार में लिया है और वहीं बताया गया है कि अब समिति तय करेगी कि इन बच्चों को आगे क्या करना है। आरपीएफ इंस्पेक्टर के साथ श्रमिक दास गुप्ता एवं शक्ति कुमार शामिल थे। इस मौके पर आदर्श कुमार यादव, मुन्ना प्रसाद, चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना के समन्वयक मनीषा देवी, अभिनय कुमार आदि उपस्थित थे। आश्रय संस्था से और मुझे ये जो बच्चों का जो ये ट्रेन में जो मिला, इसकी सूचना हमें जीआरसी हेल्पलाइन नंबर से मिला जो कि दिल्ली से है। वहाँ से हमें खबर मिली कि इतने नंबर 22-306 ट्रेन में 25 बच्चे जा रहे हैं जिनको देखना है। तो हमने मधुपुर आरपीएफ को फोन किया। आरपीएफ के बाद फिर उन्होंने मधुपुर के आरपीएफ ने कंट्रोल रूम को फोन किया। फिर मुझे नंबर मिला यहाँ के आईपीएफ का, तो मैंने इनको फोन किया और उनके बाद यहाँ के 5 बच्चों को यहाँ पे रेस्क्यू कराया गया। कहाँ से आ रहे हैं बच्चे? ये बच्चे सारे बेंगलुरु जा रहे हैं। कहाँ से रहे? गोड्डा जिला से, ये पथरगामा। कहाँ ट्रेन पकड़े थे लोग? जसीडीह से। कौन सी ट्रेन में थे ये लोग? जो बेंगलुरु साप्ताहिक ट्रेन है 22-306। तो किस उद्देश्य से? कोई ले जा रहा था या खुद जा रहे थे? इन लोगों को काम करवाने के उद्देश्य से। कोई कंपनी है, चुनाई कंपनी, इन्होंने बताया कि चुनाई कंपनी में मुझे ले जाया था। जमशेदपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत युवक ने एक महिला के साथ सरेआम छेड़खानी की और मारपीट की। हैरानी की बात यह रही कि पूरी घटना भी सड़क पर होती रही और आसपास के मौजूद लोग तमाशा बिन बने रहे। घटना का वीडियो पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मामला बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रोड नंबर 3 नया बस्ती का है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में कुछ युवकों ने एक महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। महिला के विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पूरी घटना बीच सड़क पर होती रही, लेकिन आसपास मौजूद लोग मदद की बजाय मूक दर्शक बने रहे। घटना का पूरा दृश्य पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। एक रोड नंबर 3 नया बस्ती में छेड़खानी का मामला आया था, जो कि सीसीटीवी कैमरा भी कैद है। तो हम लोगों ने उस लड़के को अरेस्ट किया है, कन्हैया रजक नाम है उसका, और जिसमें आप सीसीटीवी कैमरा में भी आप देखेंगे तो साफ उसके साथ बदतमीजी कर रहा है और मारपीट भी कर रहा है। तो इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया गया। अभी इसको हम लोग फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।